तो मैंने गोरक्षा मिशन की शुरुआत की और आज की युवा पीढ़ी को ये बताया कि आप गाँव को जानवर ना समझ। जिस तरीके से सड़कों को, जिस तरीके से हाईवे को चमका दिया, उससे लगता है कि मोदी सरकार काम कर रही। तो हम राष्ट्रपति जी के साथ बैठे रहे, उन्होंने कहा मैंने एकता मिशन का बड़ा नाम सुना है। ना डिस्करेज करने वाले भी बहुत होते हैं, लोग बातें बनाने वाले भी होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना है? जीवन जीना सहज न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। दिस इज आर्ट। बीजेपी में आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? श्री मदन लाल खुराना जी ही सब कुछ थे, उन्हीं के दिखाए रास्तों पर मैं चला। आपको भाजपा की विचारधारा ही क्यों पसंद आई? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की चिंता है। दिल से विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। तो मेरी ये तमन्ना है कि जब भी मेरी मृत्यु हो मुझे भाजपा के झंडे में ले जाए। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम फीचर करने जा रहे हैं डॉक्टर पवन मोंगा जी को, जो कि अध्यक्ष हैं एकता मिशन के और जो कि पूर्व मंत्री हैं भाजपा के। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट और स्वागत करते हैं पवन मोंगा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में और हमारे पॉडकास्ट में। आपने इतना समय निकाला अपने इतने बिजी स्केड्यूल में और आप हमारे आज पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया। सो क्या हम ये कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं सर? हाँ जी। ग्रेट सर। तो सर आज हम सबसे पहले जो बात करना चाहेंगे वो बात करना चाहेंगे एकता मिशन की। और सर एकता मिशन की शुरुआत कब और कैसे हुई, अगर उसके बारे में बताएंगे तो सर हम बहुत बेहतर रहेगा। एकता मिशन की शुरुआत 25 अप्रैल सन 2000 को हुई। मेरे मन में सपना था कुछ बड़ा करने का, कुछ समाज के लिए करने का। भारतीय जनता पार्टी से तो मैं जुड़ा ही हूँ, कुछ अलग से करने का विचार था। तो मुझे याद है कि 25 अप्रैल 2000 को हमने एकता मिशन की शुरुआत की। आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी के पास गया और मैंने उनके पास जाकर यह प्रस्ताव रखा कि मैं एक संस्था बनाना चाहता हूँ जिसका नाम हम एकता मिशन रखेंगे और मैं आपको चेयरमैन नियुक्त करना चाहता हूँ। मेरे साथ केवल किशन कुमार जी भी थे, CMD शक्ति बुक फूड्स लिमिटेड। तो हम 3 लोगों ने इस संस्था की शुरुआत की और एकता मिशन बनी। सर एकता मिशन के मुख्य पदाधिकारी कौन है? देखिए, एकता मिशन में जब हमने शुरुआत की तो हम 3 लोग थे। उसके बाद ये कारवां बनता गया और आगे चलता गया। पौधे की तरह थी एकता मिशन, जो आज एक वृक्ष का रूप ले चुकी है। हमारी एकता मिशन संस्था में हमारे महामंत्री संजय मलिक, हमारे मुख्य संरक्षक स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी जो भारत सरकार के वित्त मंत्री थे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, रोहन जेटली, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, परवेश वर्मा, दलेर मेहंदी, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग। एकता मिशन के पदाधिकारियों के अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि 10 से 15 हमारे मुख्य संरक्षक हैं। हमारे चेयरमैन अब अनूप जलोटा जी हैं और मैं अध्यक्ष हूँ। और इस संस्था को हम सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर चला रहे हैं। मेरे महामंत्री सचिन चोना भी हैं, उपाध्यक्ष पुनीत भाटिया, जतिन चावला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषभ त्यागी, राम अवतार डब्बू मंत्री हैं, कार्तिक हसीजा हैं, यतीन सतीजा हैं। एकता मिशन के कई पदाधिकारी हैं जिनके साथ मिलकर हम एकता मिशन को चला रहे हैं। सर एकता मिशन किस किस तरीके के कार्य करती है, क्योंकि एक NGO है, तो उनके कार्यों के बारे में अगर आप कुछ बताएं। एकता मिशन समाज में सामाजिक कार्य की कुछ अलग तरीके से करती है। जैसे हमने एक नियम बना रखा है कि हर महीने एक सामाजिक कार्य करना है। हमने एकता मिशन के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जनवरी में द क्लॉथ बैंक हमने बना रखा है कि मोदी जी ने बोला गरीब को गरीब नहीं बोलना, जरूरतमंद बोलना है। तो जरूरतमंदों के लिए हमने क्लॉथ बैंक की शुरुआत की थी।
मैंने कहीं पे कोई कार्ड देखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपके खिलौने, पुराने खिलौने बच्चों के काम आ सकते हैं। तो मेरे मन में आई कि खिलौने से भी ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो किसी को दी नहीं जाती। और लंगर तो कई जगह चल ही रहे हैं, ये भारत भूमि है, यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता। बिल्कुल। तो रोटी, कपड़ा और मकान, 3 समस्याओं से भारत हमेशा जूझता रहा है। तो मेरे मन में आया कि कपड़ा, एक क्लॉथ बैंक की हमने शुरुआत की कि आपके पुराने कपड़े ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत हो सकते हैं, वो उनके काम आ सकते हैं। तो हम क्लॉथ बैंक में हमने जब इसकी शुरुआत की तो बड़ा मज़ा आया। मज़ा इस तरीके से आया कि जब लोग हमारे पास कपड़े देने आए, हमने तो बच्चों के लिए पुराने कपड़े माँगे और लोग नए कपड़े लेकर भी आए। लोगों ने कहा नहीं जी, हम बच्चों को पुराने नहीं देंगे। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, जब किसी के घर बच्चा होता है तो जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके कपड़े काम नहीं आते। वो बड़ा होता जाता है, कपड़े नए आते जाते हैं। पर लोगों ने हमें नए कपड़े दिए और हमने उन लोगों को कपड़ों को पहुँचाया बच्चों तक, स्कूलों तक पहुँचाया। तो हमने जनवरी में हम क्लॉथ बैंक का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद फरवरी में हमारा एक कार्यक्रम होता है हेल्थ कैंप का, जो हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल हैं। हमारे 2 डॉक्टर्स हैं, मेन डॉक्टर अनिल खेतरपाल जो हमारी एकता मिशन के संरक्षक हैं, और डॉक्टर RN कालरा, कालरा हॉस्पिटल के जो हमारे स्वास्थ्य सलाहकार हैं। तो हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। मार्च में फिर हमारा एकता मिशन सिंगल सितारों की खोज का ऑडिशन होता है। बिल्कुल। अप्रैल में हमारा एक कार्यक्रम होता है ब्लड डोनेशन कैंप का। उसके बाद मई में हमारा एक कार्यक्रम होता है अमरनाथ यात्रियों के लिए भंडारा जो जाता है, उसमें हमारा योगदान रहता है। इसी तरह जून में हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम कावड़ के लिए काम करते हैं। कावड़ शुरू हो जाती है जून में। जुलाई में हम गोरक्षा मिशन हमने एक खोला हुआ है। मेरे को याद है कुछ समय पहले मेरा जन्मदिन 16 जुलाई को होता है। मुझे एक दिन अपने जन्मदिन पर सुबह सपना आया कि कटी गायों के बीच में मैं बैठा हूँ। अच्छा। तो मैं ये सपने से बड़ा डर गया। मैंने उठते ही चंचल जी को फ़ोन किया कि इस सपने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा मुझे लग रहा है गायें तुम्हारे से कुछ माँग रही हैं। तो मैंने कहा सर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा गायें कुछ ना कुछ माँग रही हैं, आपको गाय के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने गो रक्षा मिशन बनाया। मैंने अपने मन में विचार किया कि गौशालाएँ तो बहुत है, गौओं की सेवाएँ तो बड़ी हो रही हैं, पर आज की युवा पीढ़ी को ये बताना कि गऊ जानवर नहीं है। गाय को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ माना है। बिल्कुल। गाय पशु नहीं है, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। तो मैंने गोरक्षा मिशन की शुरुआत की और आज की युवा पीढ़ी को ये बताया कि आप गायों को जानवर ना समझें, गाय को भगवान माने। तो गाय की हमने सेवा तो लोग कर ही रहे हैं। हमने लोगों को ये अवेयर किया, अवेयरनेस लाए कि गाय जानवर ही नहीं है, गाय हमारी माँ है। तो गोरक्षा मिशन की शुरुआत के तहत हमने एक कार्यक्रम किया। इसी तरीके से अगस्त में हम स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करते हैं प्रतिवर्ष। सितंबर में फिर हमारा एकता मिशन सिंगल सितारों की खोज बड़े भव्य तरीके से ग्रैंड फिनाले होता है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम। सितंबर में हम बुजुर्गों को अनाज और पेंशन देते हैं। अक्टूबर में पहले हमारी एकता मिशन की प्रतिवर्ष स्मारिका अक्टूबर में आती थी माननीय नरेंद्र चंचल जी और के कुमार जी के जन्म दिवस पर। अब अक्टूबर में हम वो कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले गए हैं। हम नवंबर में उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दिसंबर में वो के एंड तक वो स्मारिका आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे बाद जैसे हमारा बीच में कई चीज़ें वृक्षारोपण है, बिल्कुल उसका भी हम काम करते हैं। 1 महीना हम कोशिश करते हैं कि इस महीने जितने वृक्ष लगाए जा सके वो लगा लें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है जैसे पीछे कोविड आया था, तो कोविड में हमने अस्पतालों में जाकर सैनिटाइजर, मास्क और जो पेशेंट्स को ज़रूरत थी वो दी। कोरोना में हमने बड़ा काम किया, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाए, कई ऐसी चीज़ें दिलवाईं जिनकी उनको ज़रूरत थी। वो बड़ा भयानक टाइम था। अगर आज भी हम कोरोना का नाम लें तो हम डर जाते हैं कि हम कैसे उस पीरियड से निकल कर आ गए। बिल्कुल।
तो इस तरीके से एकता मिशन के 12 कार्यक्रम है जो हम प्रति माह कोई ना कोई कार्यक्रम हम जरूर अपना रख देते हैं। बिल्कुल, जैसे अक्टूबर में नरेंद्र चंचल जी का बर्थडे है, बिल्कुल। वो मनाते हैं। अब कल ही 22 जनवरी को चंचल जी की पुण्यतिथि थी। 2021 में 2021 में उनकी डेथ हुई थी। वो हमारे बीच नहीं रहे, तो इस तरीके से एकता मिशन अपने कार्य करती है। बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से पूरे कार्यों को बताया। एक और बात ज़हन में आती है कि भई इतने सारे जब कार्य हम करते हैं, तो उसके पीछे कहीं न कहीं फंड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इंतज़ाम कैसे हो पाता है इन सारी सब चीज़ों का? देखिए, एकता मिशन फंड्स की अगर बात करें तो एकता मिशन के जो सभी पदाधिकारी हैं, हुँ, वो अपने आप में इतने सक्षम हैं हुँ, कि हमें कभी भी कोई किसी से पैसा माँगने की आवश्यकता नहीं। एकता मिशन के सारे लोग मिलकर सभी कार्य करते हैं। जैसे हमारा अभी ये जो ग्रैंड फिनाले है सिंगल सितारों की खोज, ये बहुत बड़ा इवेंट है। हुँ, तो इसको भी करने के लिए हम सब पदाधिकारी इकट्ठे होते हैं। किसी के जिम्मे कोई काम डल जाता है, किसी के कोई जिम्मे कोई काम। हुँ, देखिए, मैं एक मीटिंग में बात बोलता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक लंगर भी करते हैं ना, हुँ, तो उस लंगर में सभी का सहयोग होता है। हुँ, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जी सिलेंडर मेरी तरफ से, हुँ, एक आता है वो कहता है आलू मेरी तरफ से, एक आता है वो कहता है आटा मेरी तरफ से, एक कहता है मैं हलवाई का खर्चा दे दूंगा, एक कहता है मैं पानी दे दूंगा। एक ये भी व्यक्ति आता है जो कहता है जी मेरी जगह ले लो। एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जो कहता है जी मैं कुछ दे नहीं सकता, अपना समय दे सकता। बिल्कुल। वो हमें 6 बजे ही आके कहता है जी हलवाई आ गए हैं, आप नीचे आ जाओ। तो जिस तरीके से मेरा मानना ये है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ, जब तक सबका सहयोग नहीं होगा, जब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, हुँ, तब अब तक आपका कोई भी कार्य संभव नहीं है। बिल्कुल। और सामाजिक कार्य हो या कोई भी कार्य, देखिए अगर आप अपने घर में अपनी बेटी की शादी भी करते हैं या किसी बेटे का बर्थडे भी करते हैं, तो उसमें सब लोगों का साथ होता है, हुँ, सब लोगों का योगदान होता है। बिल्कुल। बिना सबके साथ के, मोदी जी ने तो कहा है हुँ, सबका साथ, सबका विश्वास, बिल्कुल, सबका विकास। बिल्कुल, तो ये नीतियों पे हम चलते आए हैं, देखते आए हैं, बिल्कुल। तो सब मिलकर ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये एक हमारे मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये सर बता रहे हैं, ये एक कोलैबोरेशन की मिसाल है। जब तक सब लोग जुटेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, किसी की कोई समर्थ होती है, अपनी समर्थ के अनुसार ये एकता मिशन में सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और ये निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। अ, एकता मिशन के कार्यों के लिए दिल्ली रत्न अवार्ड भी मिला है। ये मेरे को एकता मिशन के काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा मिला, या मैं जिसे कह हुँ, सकता हूँ जो हुँ, मेरा शौक था, जिसमें एकता मिशन को 25 हुँ, वर्षों से सबके सहयोग से चला रहे हैं हम। मेरे को सन 2003 में दिल्ली रत्न अवार्ड दिया गया, जो अवार्ड नेपाल के प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर जी ने दिया, और मुझे ये सम्मान मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। ये जो डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया है, ये एकता मिशन के कार्यों को देखते हुए नवाजा गया है। एकता मिशन ने सामाजिक कार्य इतने किए हैं, इनको देखते हुए उन्होंने ये समझा कि हम एकता मिशन के अध्यक्ष पवन मोंगा जी को इस उपाधि से सम्मानित करें। मैं उस संस्था का, उस यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह सम्मान दिया। बिल्कुल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो एकता मिशन के आने वाले आगामी कार्यक्रम क्या-क्या हैं? एकता मिशन के आने वाले आगामी कार्यक्रमों में जो मेरी इच्छा है, काफ़ी समय से मेरी इच्छा ये चल रही है कि हम एकता मिशन का जो कार्यक्रम सिंगल सितारों की खोज कराते हैं, इसे मुंबई में कराया जाए। मेरी बड़ी इच्छा ये है, क्योंकि फ़िल्म जगत की जो बेसिक मजबूती है वो मुंबई में जो है। रूट्स हैं जो रूट्स है वो मुंबई में है। मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने चेयरमैन अनूप जलोटा जी से विचार कर अगर इस कार्यक्रम को मुंबई में रखें, तो इससे बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। हुँ, क्योंकि जो मेरे एकता मिशन के महामंत्री संजय मलिक जी बच्चों को इस चीज़ का लाभ और इस चीज़ का फ़ायदा, इस चीज़ की उनको ज़रूरत जो है वो दे सक पाते हैं। लेकिन अगर हम मुंबई में ये कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह बड़ी एक गुड अचीवमेंट होगी। ये तो संगीत के क्षेत्र की बात होगी। दूसरा मेरा मन है, क्योंकि अरुण जेटली जी हमारे एकता मिशन के मुख्य संरक्षक रहे इतना टाइम, मेरा एक क्रिकेट अकेडमी खोलने का मन है।
अगर मैं अरुण जेटली जी के नाम से क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहता हूँ, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट बच्चे खेलना चाहते हैं, वो क्रिकेट में अभ्यास करें और आगे मौका लें। अब हमारे रोहन जेटली जी डीडीसीए के अध्यक्ष भी हैं और मेरे बड़े भाई कह लीजिए एकता मिशन के मुख्य संरक्षक जो इस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच है गौतम गंभीर जी, हमें उनका भी सहयोग मिल सकता है। बिल्कुल। दो चीजें होगी। तीसरा, मेरा स्वास्थ्य को लेकर मेरा मन है कि कुछ स्वास्थ्य को लेकर ऐसा किया जाए कि मेरे को कई बार फोन आते हैं पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते कि जी हमारा इलाज नहीं हो पा रहा या हम प्राइवेट में नहीं करा पा रहे, आप हमें एम्स में भेज दीजिए या किसी सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। तो हम फ़ोन वोन करते हैं, जितना हमसे मदद हो पाए हम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको किसी भी हॉस्पिटल में दाखिला मिल जाए। लेकिन जब अस्पतालों में जाकर देखते हैं वहाँ की हालत, तो मन में आता है कि लोग स्वास्थ्य का ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोग बीमारी की वजह से दुखी ना रहें। बिल्कुल। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है वो वैसे ही परेशान होता है और उसके बाद जब उसका इलाज सही तरीके से ना हो पाए तो उसके मन में बड़ी बातें उठती हैं भगवान के प्रति बिल्कुल। कि भगवान ने मुझे ये दुख भी दिया और मैं इस दुख से निकल भी नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य को लेकर मेरी मन में चिंताएं हैं। मैंने एकता मिशन ने वैसे कई ऐसे कार्य किए हैं, आपकी नॉलेज में मैं डाल दूं। हमने एक मुहिम चलाई थी कि भगत सिंह जी की फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाए, वो टैक्स फ्री हुई। हमने मांग की थी कि वैष्णो देवी में दरबार में एक अस्पताल का निर्माण किया जाए, तो अभी वहाँ एक बड़ी अच्छी डिस्पेंसरी और मिनी हॉस्पिटल बन चुका है। इसी तरीके से एकता मिशन ने कहा था कि दिल्ली के 5 तारा होटल यानी 5 स्टार होटल की सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो आज 5 स्टार होटलों की सुरक्षा भी बढ़ी हुई है। दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखो, इसकी मांग भी एकता मिशन ने की थी। इसी तरह एकता मिशन ने मांग की थी कि दिल्ली से हरिद्वार रोड जो जा रही है उसको ठीक किया जाए। मुझे याद है दिल्ली से हरिद्वार रोड जब जाते थे लोग तो 7 से 8 घंटे लगते थे। बिल्कुल। आज आप दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। माननीय नितिन गडकरी जी ने देश में ऐसी सड़कें ऐसे पुल दे दी हैं बिल्कुल। कि आज जब आप सड़कों पे चलते हैं तो आपको ये हो ही नहीं सकता कि नितिन जी की याद ना आए। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी ने जिस तरीके से रोड डिपार्टमेंट को, जिस तरीके से सड़कों को, जिस तरीके से हाईवे को चमका दिया, उससे लगता है कि मोदी सरकार काम कर रही है। सर, एकता मिशन के कुछ ऐसे ऐतिहासिक पलों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? देखिए, एकता मिशन के ऐतिहासिक पलों में ये है कि मैंने एकता मिशन की स्मारिका के लिए, हुँ। हालांकि एकता मिशन की एक स्मारिका हम पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को भी भेंट कर चुके हैं, लेकिन मुझे एकता मिशन की कुछ चीजें ऐसी बड़ी याद है, ऐतिहासिक पल, जिसमें एकता मिशन की स्मारिका के लिए हमने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से, जब वो राष्ट्रपति थे, उनसे हमने मांग की कि हम अपनी एकता मिशन की स्मारिका आपको भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारी स्मारिका हमने उनको भेंट की और उन्होंने एकता मिशन के बारे में हमसे जानकारी ली। मैं और मेरी मिसेज मोनिका मूंगा और डॉक्टर अनीता आर्या पूर्व सांसद हमारी एकता मिशन की संरक्षक, हम 3 जने गए। तो हम राष्ट्रपति जी के साथ बैठे रहे। उन्होंने कहा मैंने एकता मिशन का बड़ा नाम सुना है, एकता मिशन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो मन में बड़ा एहसास हुआ और मुझे याद है जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी बात हुई, जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात भारतीय जनता पार्टी 11 चौका रोड कार्यालय पर हुई, तो मैंने उन्हें एकता मिशन के बारे में बताया। तो मुझे तब भी बड़ी खुशी हुई, जिस तरीके से उनका रिएक्शन था, उससे लग रहा था कि वो एकता मिशन के नाम से परिचित हैं। बिल्कुल। और मेरे लिए जो सबसे ऐतिहासिक पल है, वो ये है कि मैं जब हमारी एक स्मारिका का विमोचन भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से हम विमोचन कराने गए, तो मुझे याद है जब मैं खड़ा हुआ अपना परिचय देने के लिए, तो आडवाणी जी ने कहा आप बैठ जाइए, आप परिचय के मोहताज नहीं। तो कुछ ऐतिहासिक पल हैं ये। हम जब छोटे होते थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बिल्ले आते थे, बिल्कुल। तो उन बिल्लों पे अटल जी और आडवाणी जी की फोटो होती थी। बिल्कुल। तो जिस आडवाणी जी की फोटो के बिल्ले हम इकट्ठे करते थे, उस ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे हमारे मार्गदर्शक ने, ऐसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जब यह कहा कि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे बिल्कुल।
कि आज एकता मिशन की वजह से मुझे इतना नाम मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उस समय आपको एक प्राउड मोमेंट रहा होगा बड़ा ही आपके मोमेंट रहा लिए। था, बड़ी खुशी हुई थी हाँ, कि ये कि इतने बड़े सम्मानीय व्यक्ति हाँ, आपके बारे में पहले से ही जानते हैं, जानते हैं, हाँ जी, जब जब आप मिले नहीं आज तक भी। हाँ जी, हुँ। जब हम इतना बड़ा कोई मिशन लेके चलते हैं, मुझे लगता है ये एनजीओ नहीं है, ये एक मिशन है जिस मिशन पे आप काम कर रहे हैं अपनी बिल्कुल पूरी ठीक कह रहे हैं ज़िंदगी आप। में। जब इतना बड़ा हम मिशन लेके चलते हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, कुछ रोड़े भी आते हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ भी आती हैं। तो उसके बारे में बताइए, आपको कुछ कठिनाइयाँ आई इस पूरे मिशन में? देखिए, मेरे 25 सालों में मुझे जो सबसे ज़्यादा कठिनाई 2 टाइम पे आई, हुँ, मैं अपने बड़े दिल से बात आपको बता रहा हूँ हुँ, कि मुझे 2 टाइम सबसे ज़्यादा कठिन लगे इन 25 सालों में। नहीं तो मैं कभी घबराया नहीं, कभी डगमगाया नहीं, बिल्कुल। सबके प्यार से, सब साथ हैं मेरे। एक तो एकता मिशन के मुख्य संरक्षक अरुण जेटली जी का जाना हुँ, और दूसरा एकता मिशन के चेयरमैन नरेंद्र चंचल जी। बिल्कुल। जब ये 2 हादसे हुए, उन हादसों ने आप यकीन मानिए कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अब क्या होगा? क्योंकि जेटली जी से मेरा इतना प्यार था कि मुझे याद है मैंने जेटली साहब से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि मैंने अपनी स्मारिका का विमोचन आपसे कराना है। हुँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करूँगा। तो मैंने कहा सर मेरा मन है जब तक आप वित्त मंत्री रहेंगे, तो मैं विमोचन आपसे ही कराऊँगा। तो मैंने 5 साल विमोचन उन्हीं से कराया अपनी स्मारिका का। और उसके बाद उनसे मेरा जितना प्यार था, जितना हुँ, आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया, उस आशीर्वाद को जब वो गए तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और दूसरा नरेंद्र चंचल जी का जाना। हुँ, नरेंद्र चंचल जी से मेरा एक बाप और बेटे की तरह प्यार था। चंचल जी की जाने के बाद चंचल जी की बातों पर चलना ही सब कुछ था। सोच लिया गया था कि चंचल जी की सिखाए रास्ते पर चलना है। चंचल जी ने कहा था, शो मस्ट गो ऑन, हुँ, कि आपने चलते रहना है। कुछ कठिनाइयाँ आईं चंचल जी के बाद, हमें बड़ा महसूस हुआ कि कैसे सब करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद मुझे लगता है नीचे तो हमारे साथ था ही, बिल्कुल, ऊपर से भी वो हमें दे रहे हैं और उन्हीं के मार्ग पर हम चल रहे हैं, अपना कार्य है, बिल्कुल, हम नहीं रुके। बिल्कुल। चंचल जी ने मुझे याद है एक बार कहा था कि चाहे किसी के घर में कोई दुख हो या सुख हो, अगर मैंने किसी चौकी या जागरण की कमिटमेंट की है तो वो मुझे जाना ही, बिल्कुल। क्योंकि जिसके घर खुशी का माहौल है उसको हम अपना गम नहीं बता सकते। तो मैंने भी उन्हीं के रास्ते पे चला। मैंने एक दिन भी सामाजिक कार्य या अपने कार्यों को रोका नहीं, मैं चलता गया। चाहे मुझे इसके लिए कोई भी बातें सुननी पड़ी हों, कुछ सहनी पड़ी हों, लेकिन मैंने ये सोच लिया था, ठान लिया था कि मेरे कार्य नहीं रुकेंगे। बिल जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे में दम है, जब तक माता रानी की कृपा है, तो मेरी सोच ये है कि महारानी की कृपा से एकता मिशन बिल्कुल, तब तक ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे आप सामाजिक कार्य कर रही है वैसे करती रहेगी। बिल्कुल। सर, जब हम इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, हम एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो लोग ना डिस्करेज करने वाले भी बहुत होते हैं, लोग बातें बनाने वाले भी होते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कोई भी फील्ड में चले जाए, हुँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मेडिकल हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल वर्क हो, बातें हर जगह उठती हैं। हुँ, सर आप यकीन मानिए, अगर आप मेरा अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, इसको भी देख के लोगों के कमेंट आएंगे। आपने इन चीज़ों से नहीं घबराना। हुँ, देखिए, आप बड़े बड़े लोग, आप उनके इंटरव्यू देखिए, बिल्कुल। आप पुराने महात्मा गांधी जी को पढ़िए, हुँ, भगत सिंह जी को पढ़िए, आप बड़े बड़े नेताओं को देखिए। जब उनके जीवन में उन्होंने काम किए तो उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, जीवन एक चुनौती है, जीवन एक संघर्ष है। बिल्कुल। जीवन जीना सहज न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। हुँ, दिस इज ए आर्ट। बिल्कुल, इसको आपको जीना पड़ेगा। कुछ लोग आपको कहते हैं, यार क्या बात आज आप खुश नहीं लग रहे। हुँ, उनको क्या पता कि आपके दिमाग में कितनी परेशानियां चल रही हैं, आप कितना कुछ सोच रहे हैं। बिल कई बार अब आपके हाथ में ये कागज है जो सिर्फ आप ही पढ़ पा रहे हो, मैं नहीं पढ़ पा रहा। बिल्कुल, मुझे क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है ना। बिल्कुल, और अब आपने आगे क्या कौन सा क्वेश्चन करना है ये आपको पता है, मुझे नहीं बिल पता। मुझे ये पता है मैंने उत्तर देने हैं। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है कि
आप इन चीजों से मत घबराओ कि कोई क्या बोल रहा है। हम्म, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन चीजों से आप उठिए, राइट आगे बढ़िए और चलते चलिए। राइट राइट, बिल्कुल ये एक हिम्मत देने वाली बात है कि हमें कोई डिस्करेज कर रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने मुद्दे पे, अपने मिशन पे आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अपने मिशन पे ट्रस्ट है तो कहीं ना कहीं भगवान भी उसका साथ देता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बिल्कुल सर। तो एकता मिशन के सर आगे और क्या क्या कार्य हैं जो आप करना चाहेंगे आगे? एकता मिशन के कार्य फिलहाल चल तो रहे ही हैं। मैं आपको अभी कई चीजें तो बता भी नहीं पाया, आपकी भी एक समय सीमा है, मुझे पता है, लेकिन एकता मिशन के कई कार्य हैं जो चल रहे हैं और आगे भी हम, मैंने आपको जैसे बताया कि 3 फील्डों में मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो आगे यही प्लानिंग है कि इन 3 फील्डों में, जैसे मुंबई में एकता मिशन सिंगल सितारों की खोज का कार्यक्रम करना, स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचना लोगों की कि किस तरीके से किसी ऐसी चीज का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सारी बिल्कुल, चीज और ज्यादा बेहतर तरीके से करा पाए। और क्रिकेट एकेडमी का, हाँ, ये 3 सपने तो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में हैं। अभी आगे माता रानी ने जो कराया हम करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो पवन जी, जैसे आप पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा में, तो आप भाजपा में कब से आए? फरवरी 1992, 1992 में हम्म मैं बसई दारापुर मंडल युवा मोर्चा में मंत्री के नाते आया। हम्म मुझे यह पद हमारे पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा के योगेंद्र सहगल जी ने दिया। मुझे राजनीति में श्रद्धेय मदन लाल खुराना जी लेकर आए। खुराना जी मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे आइडियल रहे। आज भी जब मैं खुराना जी का नाम ले रहा हूँ तो मुझे उनकी स्मृतियां याद आ रही हैं। किस तरह वो मेरे घर आए, किस तरह उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और किस तरह उन्होंने अपना स्नेह देकर मुझे इस लाइन में लाए। मैं राजनीति में एक्सीडेंटल आया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में परिवारवाद से आते हैं, बिल्कुल। कुछ लोगों की रुचि होती है, हम्म कुछ लोग एकदम आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल आना। राइट। तो मैं राजनीति में जो आया हूँ वो एक्सीडेंटल आया हूँ। मेरी कुछ सोच नहीं थी आने, हम्म मेरा कुछ सपना नहीं था आने का। पवन जी, आप भाजपा में कौन कौन से पदों पे रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो जो मैंने आपको बताया 1992 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बसई दारापुर मंडल का मंत्री रहा। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पश्चिमी जिले का हम्म मंत्री रहा। उसमें अध्यक्ष थे हमारे भारत शर्मा जी, जो ऑल इंडिया जूडो कराटे के अध्यक्ष हैं। उस टाइम वो युवा मोर्चा पश्चिमी जिले के अध्यक्ष थे। उसके बाद मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा हम्म पश्चिमी जिले का। फिर खेल प्रकोष्ठ में मैंने काम किया। हम्म फिर कुछ टाइम मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में रहा। फिर मुझे पहली बार दिल्ली प्रदेश में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी की जिम्मेवारी मिली। हम्म फिर उसके बाद मैं माननीय अरुण जेटली जी के आशीर्वाद से, अरुण जेटली जी का मुझे बड़ा मार्गदर्शक मिला। उनके आशीर्वाद से मैं 2 बार मंत्री रहा प्रदेश में। पहली टर्म सतीश उपाध्याय जी के साथ थी और दूसरी मनोज तिवारी जी के साथ। 2014 से 2020 तक मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश का मंत्री रहा। बीजेपी में आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? बीजेपी में मेरी, देखिए, पहले तो श्री मदन लाल खुराना जी ही सब कुछ थे। उन्हीं के दिखाए रास्तों पर मैं चला, उन्हीं का आशीर्वाद मिलता गया। फिर उसके बाद मुझे केवल किशन कुमार जी, शक्ति फूड्स लिमिटेड के, उन्होंने मुझे अरुण जेटली जी से मिलवाया। जेटली साहब का मुझे आशीर्वाद मिला। मैंने 20 साल उनके साथ काम किया, उनके आशीर्वाद लिया। उन्होंने जीवन में मुझे कई चीज़ें सिखाई। तो जेटली साहब मेरे मार्गदर्शक रहे। यूं तो मेरा राजनीति में प्यार, कई कह लीजिए, या उन नेताओं का आशीर्वाद सबका मिला है। मेरा मेरी बहन जैसी स्मृति ईरानी, जिनसे मेरा बड़ा प्यार है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरे बड़े भाई कह लीजिए, मेरे मित्र कह लीजिए,
गौतम गंभीर जी, उनके साथ मेरा बड़ा प्यार है। इसी तरीके से कई नेताओं का मुझे आशीर्वाद मिला जिनकी वजह से मैं यहाँ पर। पवन जी, वैसे तो हमारे भारत में कई पार्टीज हैं। आपको भाजपा की विचारधारा ही क्यों पसंद आई? कौशल जी, मुझे भाजपा की विचारधारा इसलिए पसंद आई कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सनातन धर्म हम्म। की छाप है, हिंदुत्व की छाप है। हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है। जब हम नाम लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो जैसे ही हम अटल जी का नाम लेते हैं, हमारे मन में एक वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ नेता, एक ऐसी झलक आती है कि जो हमारा अपना है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अरुण जेटली जी, जयप्रकाश नड्डा जी। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं के जिस तरीके से नाम लेंगे या आरएसएस का नाम लेंगे या संघ के जो पदाधिकारी हैं उनका नाम लेंगे, तो आपको मन में, आपके खून में एक ऐसा फीलिंग्स आपको आएगी कि जैसे मैं आपको एक कौशल जी बात बताता हूँ कि आप जब मंदिर जाते हैं तो जो भाव आपके मन में आता है ना, मंदिर जाके या मंदिर के आगे से भी निकल जाए, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप झंडे वाले मंदिर के आगे से निकल रहे हैं तो आपका मस्तक झुकना तय है, तय। आपके कानों पे हाथ जाने तय है कि आप मंदिर के आगे से जा रहे हैं। स्वतः ही। तो इसी तरह जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के बारे में सोचती है, जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचती है। अब देखिए, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो किस तरीके से देश चल रहा है, कितना सेफ लग रहा है देश। ऐसे लगता है जैसे हमारे पिता हैं जो देश में बैठे हैं और वो उन सब बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो ये सब देख के ही, इन्हीं विचारधाराओं से मुझे भाजपा पसंद है। पवन जी, आपने अब तक चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, हमारी पार्टी में कौशल जी एक नियम है कि पार्टी तय करती है कि आपको कब चुनाव लड़ना है या कब कौन से पद पर रहना है। बिल्कुल। पार्टी का अभी निर्णय नहीं हुआ। पार्टी जब टिकट देगी चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी के हम कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ता तो हैं ही, वो रहेंगे ही। मैं आपको कौशल जी एक बात बताता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, चाहे पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, मैं पार्टी का कार्य इसी तरह करता रहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ। जो पार्टी हमारी जिसे तय करती है टिकट, वो कार्यकर्ता कमल का फूल होता है। हमारा सपना होता है कि इसको जिताना है। बिल्कुल। तो मेरे लिए चुनाव लड़ना या ना लड़ना मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है मेरी पार्टी की सरकार आए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में बिल्कुल। अपना परचम लहराए। बिल्कुल। अब हम कुछ समय से दिल्ली में सत्ता से बाहर हैं। मुझे दिल से विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी इतनी सीटें ला सकें और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएं। ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि चुनाव लड़ना ही नेतागिरी नहीं होती। अगर आप अच्छी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पद दिया जाए, हम तभी काम करेंगे। हम बिना पद के भी पार्टी स्वार्थ में। भाव से भी कुछ होना हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति भी समाज में हैं आज के समय में, व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो निस्वार्थ भाव से एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक पार्टी की भलाई के लिए उनकी सोच है कि पार्टी आगे बढ़े तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। पवन जी, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भाजपा के किस पद पे रहना चाहते हैं और कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं? कुशल जी, मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि भाजपा तय करती है कि हम आपको किस पद पर रहना है और कब कौन सा चुनाव लड़ना है और कहां से लड़ना है। पार्टी जो तय करेगी अच्छा ही करेगी। जब आज तक पार्टी ने इतना कुछ दिया है
तो आगे भी पार्टी की जो इच्छा होगी, हम पार्टी के बिल्कुल नियमों के खिलाफ तो चल नहीं सकते। जो पार्टी तय करेगी वही हमारे लिए सर्वप्रिय है। दिल्ली में ऑपोजिशन पार्टी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब वो काम नहीं करने देती तो आप भाजपा को लाइए। केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा, दिल्ली में भी भाजपा, अपने आप दिल्ली का विकास हो जाएगा। एक नंबर दो, कि मुफ्त की चीज़ों पर आप कब तक राज कर लेंगे? दिल्ली वालों को ये समझना चाहिए, ये फ्री की बिजली, फ्री का पानी। ये आप कौशल जी, आपको ये बताना चाहता हूँ, आप बड़ी प्रैक्टिकल बात देखिए। आप दिल्ली की सड़कों का हाल देखिए, आप दिल्ली में पानी देखिए, गंदा पानी। आप दिल्ली में जमुना जी का हाल देखिए, यमुना जी का। आप दिल्ली में सीवरेज की प्रॉब्लम देखिए। आप देखेंगे कि दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं है। कई बार हम जब सड़क पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि शायद आप अगर एक कोट भी अनकंफर्टेबल पहन लेते हो ना, तो आपको पूरा दिन ये लगता है कि आज मैंने कपड़े ठीक नहीं पहने, कुछ ठीक पहनना था। तो ये तो सरकार है। मैं तो दिल्ली वासियों से यही अपील करूंगा कि एक मजबूत सरकार को चुने, जो दिल्ली हमारे भारत का दिल है। मेरा ये मानना है कि जब आदमी एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से या बस के माध्यम से या सड़क के माध्यम से जब भी दिल्ली पहुंचो, तो दिल्ली दिल्ली लगनी चाहिए। दिल्ली दिल, भारत का दिल लगना चाहिए। दिल्ली इतनी सुंदर होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें इतनी सुंदर होनी चाहिए, दिल्ली में लाइटिंग, दिल्ली में सफाई इतनी सुंदर। को मोदी जी की तारीफ है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री होके आज भी स्वच्छता की बात करते हैं, क्योंकि मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो देखते हैं वहाँ साफ सफाई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान अच्छा चलाया, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद भी किया और लोग उस राह पर भी चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भाजपा की सरकार आए और दिल्ली में काम करे, दिल्ली इतनी सुंदर हमारी बने कि नंबर 1 पूरे देश में दिल्ली का नाम हो। हमें प्राउड हो कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमें गर्व हो कि हम दिल्ली में रहते हैं, कि हमें अपने बड़े गौरवान्वित मन से, पूरे गौरव के साथ कह सकें कि मैं दिल्ली वासी। दिल्ली इतनी सुंदर होनी चाहिए। जब मैं किसी और सिटी की तारीफ सुनता हूँ या वो किसी सिटी में जाकर सफाई या कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ, बिल्कुल तो मेरा मन कहता है कि दिल्ली अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी, यहाँ पर आपने एक बात करी थी कि जैसे फ्री की, कि केजरीवाल फ्री में सब कुछ बांट रहा है, मगर अभी देखने में आया बीजेपी वालों ने भी हर महिला को देने की बात करी है 2,500 रुपए। हाँ, देखिए, बीजेपी ने जो बात करी है 2,500 रुपये, मैं फ्री की बात बिजली पानी की कर रहा हूँ। जैसे केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। जिनको किसी चीज की जरूरत है, कोई पेंशन की जरूरत है महिला को, किसी जरूरतमंद को किसी चीज की जरूरत है, वो दी जाए। लेकिन अगर आप वोट ये सोच के दो कि मुझे ये चीज मिल रही है तो मैं वोट डालूं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होना ये चाहिए, आप सोच समझ कर अपने मतदान का अधिकार करें। जो आपको अच्छा लगता है वो करें, लेकिन अच्छा करें। बिल्कुल बिल्कुल। देसी घी भी अगर आप खाते हैं ना, वो भी सोच तो आप वो भी सोच समझ के खाते हैं। ये तो सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो कांग्रेस लाइन में ही नहीं है, मगर कांग्रेस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो आज ये टाइम ना आता कि आपने ये कहा कि यार लाइन में ही नहीं। आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया बिल्कुल कि कांग्रेस आज लाइन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना टाइम उन्हें मौका मिला, पर उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो जनता उन्हें चाहती। बिल्कुल। अब मोदी जी जब से आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं ऐसे कई लोगों के आपको बातें, कई लोगों की आपको सुनवा सकता हूँ, बुजुर्गों की, जवानों की, बच्चों की, जिनकी इच्छा है कि जब तक देश है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे। बिल्कुल पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री मोदी जी देश की बागडोर संभाले, ये सबकी तमन्ना है। बिल्कुल। क्यों तमन्ना है? क्योंकि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं कर रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा के लिए आपकी क्या सोच है? भाजपा के लिए मेरी यही सोच है कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी मानता हूँ, ऐसी विचारधारा की ये पार्टी है जो सबके हित में चलती है, सबका सोच के चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन शहरों में है, जिन जिन सिटियों में है, जिन जिन राज्यों में है, वहां आप जाके कार्य देखिए।
हमारे योगी जी जिस तरीके से यूपी का ख्याल रख रहे हैं, आप एक बार महाकुंभ जाइए। बिल्कुल। आप महाकुंभ की तैयारियां देखिए। देखिए, कहना बड़ा आसान है कि आंकड़े बता रहे हैं जी वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा आपके घर में 10 व्यक्ति, 10 मेहमान आ जाएं तो आपसे घर नहीं संभाला जाता। आप ये सोचते हो कि ये कब जाएंगे, बिल्कुल। और जब वो आप चले जाते हैं तो घर तहस नहस हो जाता है। आप कहते हो कि मेहमान आए हुए थे, आज पूरा घर बिखरा पड़ा है। वो सोचो कि प्रयागराज में इतने संत, इतनी दुनिया को कैसे योगी जी ने पूरा संभाल रखा, और किस तरीके से महाकुंभ में लोग बिल्कुल। उस स्नान का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। पवन जी, भाजपा में रहते हुए आपकी क्या इच्छा है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आप सुनकर बड़ा दंग रहेंगे कि मेरी एक ही इच्छा है भाजपा में रहते हुए कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो मैं ना, आज से बहुत साल पहले की बात है, हमारे सुदर्शन पार्क में एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वधावाराम सहगल जी। जब उनकी डेथ हुई तो जब उनको ले जाने लगे, मैं बड़ा छोटा था, मैं देख रहा था उनकी डेड बॉडी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा डाला। तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या जब मैं मरूंगा मेरे पे भी ये झंडा डलेगा? तो मेरी ये तमन्ना है कि जब भी मेरी मृत्यु हो मुझे भाजपा के झंडे में ले जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है आज। मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानता हूँ। मेरी इच्छा है कि ये मेरी इच्छा पूरी हो। अगर आपको फिर से मंत्री बनने का मौका मिलेगा तो आप बनेंगे? देखिए, पार्टी मुझे कुछ भी कार्य दे, मैं हमेशा करूंगा और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और माँ कोई भी बच्चे का आदेश करेगी, बच्चे का फर्ज है उसका पालन कर। बिल्कुल। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप भाजपा को क्या मानते हैं, तो आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया। देखिए, मैं बड़ा भावुक हो गया भाजपा के बिल्कुल। आपको बात बताने में, कि मेरा ये मानना है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कई जगह, कि एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर उस आग को बुझा रहे थे, हाथी, शेर, बड़े बड़े जानवर। तो एक चिड़िया भी चोंच में पानी ले रही थी और उस आग में डाल दी। वो पानी लेती और आग में डाल देती, पानी लेती और आग में डाल देती। एक व्यक्ति ने उस चिड़िया से पूछा भी, तेरी इस चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? उसने कहा, मुझे पता है मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, पर जब भी कभी इस आग का इतिहास में नाम लिया जाएगा तो मेरा नाम निठल्लों में नहीं लिया, मेरा नाम उन लोगों में नहीं लिया जाएगा कि मैंने कुछ किया नहीं। बिल्कुल, मेरा यह मानना है कि अगर आप समाज में आए हैं तो आप कुछ ऐसा करके जाइए कि समाज आपको याद रखे। बिल्कुल, मैं बड़ी अच्छी कहावत आपको एक सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, नदी के किनारे बैठे थे, एक बिच्छू नदी में डूबने लगा। महात्मा जी ने पकड़ा, उसे बचा लिया, उस बिच्छू ने काट लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बिच्छू नदी में जा रहा था, फिर महात्मा जी ने बचाया, फिर उसने काट लिया। 5-7 बार ऐसा हुआ, किसी महात्मा ने महात्मा जी को देखा और बोला, महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हो? वो आपको बार बार काट रहा है, आप उसे बार बार बचा रहे। महात्मा जी ने कहा, उसका काम है काटना, मेरा काम है बचाना। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप ऐसे काम करिए, आप ऐसे कार्य करिए कि आप दूसरों के लिए एक संदेश हो। बिल्कुल, लोग कहें अगर सीखना है ना तो हमें कौशल जी से सीखना चाहिए, कौशल जी के स्वभाव से सीखना चाहिए। जब तक आपकी रहनी बहनी सहनी, इन 3 चीजों का असर आपके जीवन पर होता है। अगर आप अच्छा परफ्यूम लगाओ ना तो बताने की आवश्यकता नहीं होती, महक बताती है। बिल्कुल, कि आपने लगाया हुआ है। बिल्कुल, तो आप एक मजबूत पाइप बनिए, सोलन पाइप बनिए। बिल्कुल, जो हल्का पाइप होता है ना, वो जैसी तेज हवा आएगी तो यूं हिलता है, हिल जाएगा। मजबूत पाइप खड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो आप मजबूती से अपने कार्य करते रहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो, चाहे वो हमारी संस्था एकता मिशन के जरिए। इसी तरीके से हम समाज में सेवा करते रहे, माध्यम कोई भी है। देखिए, आपने मुंबई जाना है या आपने वैष्णो देवी जाना है, आप हवाई जहाज से जाइए, ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, अपनी कार से जाइए, पहुंचेंगे आप वैष्णो देवी। बिल्कुल, और कभी भी जीवन में कटरा को मत भूलिए। यानी मतलब समझे कौशल जी, कि आपसे जो व्यक्ति आपको किसी से मिलवाता है, बिल्कुल, लोग उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल, उसे नहीं भूलना चाहिए।
वैष्णो देवी अगर आप हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हो तो कटरे को मत भूलिए। बिल्कुल। हमें चंचल जी सिखाते थे कि जीवन में उन लोगों को मत भूलो। बिल्कुल। अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो ये मत भूलो एक दिन आपने भी उतरना है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक शेर सुनाता हूँ आपको आज की युवा पीढ़ी को। हम्म। कितना कमजर्ब है ये गुब्बारा हम्म। जो चंद सांसों में फूल जाता है, हम्म। उड़ता है जब आसमां पे तो अपनी औकात भूल जाता है। हम्म। अपने पैरों को बिल्कुल। संभल के नहीं, डाउन टू अर्थ रहना। तो अर्थ रहिए, हाँ। प्राउड मत कीजिए। आ जाता है proud। जरा सी पावर आती है, जरा सा आदमी के पास पैसा आता है, उसमें घमंड आ जाता है। अच्छा ये एक बात बताऊं कौशल जी, स्वाभाविक है। हम्म। आपके पास जैसी पावर आएगी, जैसी कोई हम्म। कोई भी ताकत आएगी तो हम्म। आपके मन में जो आपके ख्याल हैं जो। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी एक फिल्म आई है कंगना रनावत जी की, हमारी सांसद है बीजेपी के एमएचएल से। उसमें उसने एक बात बहुत अच्छी बोली कौशल जी। उसने कहा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो ना तो उन लोगों को कभी मत भूलो Right. जिन लोगों ने बचपन से आपका साथ दिया। हम क्या करते हैं जब हमें कामयाबी मिल जाती है, हम सबसे पहले उनको छोड़ते हैं जिन्होंने हमारा पूरा जीवन साथ दिया है। तो जैसे अब मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं एकता मिशन के किसी पदाधिकारी का नाम लेना भूल तो नहीं गया। जैसे मेरे मन में ख्याल आ रहा है हमारे एकता मिशन के उपाध्यक्ष आयुष शर्मा, अभिनव सिंह, दीपक माना, ऐसे मेरा दिल कर रहा है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने पीएसओ को बोलूं कि भाई एकता मिशन की स्मारिका लेके आ, मैं ताकि सबके नाम पढ़ दूं। बिल्कुल। कि कोई ऐसा नाम ना रह जाए कि मुझे लगे मैं यार इसका नाम नहीं ले पाया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे माननीय नरेंद्र चंचल जी, अनूप जलोटा जी, अपना शक्ति भोग वाले केवल किशन जी, संजय महेंद्रू बम्पी जी, डॉक्टर मनिका खन्ना, मुकेश कपूर, ऐसे स्वामी बुद्धि राजा जी, ऐसे बड़े नाम हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी नीचे टीम है जो संजय मलिक जी, सचिन चोना जी, रोहित कामरा, दिलीप सोनी जी, ऋषभ त्यागी जी, सबका मतलब ऐसी पूरी टीम है, टीम वर्क है जिससे हम काम कर पाते हैं। तो इन सबका साथ बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। कभी भी हमेशा सबका साथ होगा तभी एक मिशन सक्सेसफुल हो पाता है। अकेला आदमी कभी भी मिशन को अकेला लेके नहीं चल। सबका साथ बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने सबका विश्वास, सबका विश्वास भी है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें वो कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज आप बिजी रहते हैं, आप एकता मिशन में भी हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो घर को, ऑफिस को और ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि माता रानी की एक ऐसी कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है कि दोनों चीजें समाज से जुड़ी। और अगर आप सामाजिक हो ना, मैं अपने घर को देता हूँ अगर इतना टाइम तो समाज को देता हूँ इतना टाइम, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मुझे वो दिन बड़ा बेकार लगता है जिस दिन मैं उठूं और मुझे लगे कि यार आज कोई कार्यक्रम ही नहीं है, आज कहीं जाना ही नहीं, आज ज्यादा व्यस्तता ही नहीं है, आज ज्यादा बैठके नहीं है, आज कहीं कार्यक्रम में नहीं जाना। मेरे को वो दिन पसंद बड़ा आता है कि जिस दिन सुबह से लेकर रात तक, जैसे मैंने अभी आपके जैसे ये इंटरव्यू खत्म होगा इससे पहले मैं आ, आपके हयात होटल में एक बैठक कर रहा था, मीटिंग ले रहा था। इसके बाद मैंने मेरे एकता मिशन के मुख्य संरक्षक संजय महेंद्रू बम्पी जी लुधियाना से, वो दिल्ली आए हुए हैं, उनसे मिलने जाना है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप व्यस्त रहेंगे ना तो मस्त रहेंगे। आप हमेशा व्यस्त रहिए, कोई ना कोई कार्य करते रहिए। मेरे को संगीत सुनने का बड़ा शौक है, कई बार मैं शाम को संगीत सुनना बड़ा पसंद करता हूँ, इसीलिए हम सितारों की खोज कार्यक्रम कराते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कौशल जी, आदमी कोई भी कार्य करता है ना उसका कहीं ना कहीं पैशन छुपा होता है। बिल्कुल। आप यकीन मानिए अगर एक हॉस्पिटल में आदमी इंजेक्शन लगा रहा है तो कहीं उसका शौक है, कोई शमशान घाट में लकड़ी पकड़ा रहा है बिल्कुल। तो कहीं उसका पैशन है, कोई किसी रेडी पर काम कर रहा है तो कहीं उसका पैशन है, कोई 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है तो कहीं उसका पैशन है। बिना शौक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कौशल जी कहीं आपका पैशन, बिल्कुल। तो ये शौक ही आपको मंजिल तक पहुंचाए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो किसी का शौक गाना होता है, किसी का शौक कुछ और काम करना होता है, तो आपका पैशन है समाज सेवा। समाज से
इसीलिए आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसीलिए बीजेपी के साथ भी जुड़े, एकता मिशन भी चला रहे हैं। कहीं ना कहीं शौक है, दिल है और मन खुश होता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप कोई भी कार्य करें, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। कार्य वो करना चाहिए जिससे मन में सेटिस्फेक्शन हो। अब मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर जब मैं जाता हूँ मुझे क्या मिलता है? सबसे बड़े ये मन में सुकून कि मैं भगवान को अपनी प्रेजेंस लिखवाया, अपनी अटेंडेंस लगवाया। बिल्कुल तो इसीलिए आप ईश्वर को मानिए। देखिए अब आजकल वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी हैं, दुनिया उनसे बड़ा आशीर्वाद ले रही है। मैं भी उनसे कई बार मिल के आया, तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके। उन्होंने कहा राधा नाम लीजिए, राधा नाम जपिए। तो मेरा यही मानना है कि आप प्रभु का नाम लीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, बिल्कुल सब अच्छा करेगा। सो पवन जी, हमारे पास समय बहुत कम होता है, लिमिटेड समय होता है, बातें ज़्यादा होती हैं। तो अंत में बस आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आजकल के नौजवानों को? मैं आज की यूथ को कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका कहना। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले गुरु माँ बाप, उसके बाद अपने गुरु और उसके बाद भगवान। मेरा ये मानना है कि माँ बाप से बढ़कर इंसान के लिए कुछ भी नहीं। अगर आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन सिर्फ ये मान ले कि मैंने अपने माँ बाप का कहना मान लिया, चाहे वो कुछ भी कहे, माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक औलाद ही ऐसी चीज है इसकी तरक्की देखकर पिता को खुशी होती। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर औलाद तरक्की करे, बाप से भी ज्यादा तरक्की करे, तो बाप को तो भी खुशी होती है कि मेरी औलाद मुझसे भी अच्छी नहीं। बिल्कुल। तो माँ बाप की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, गुरुओं की इज्जत करें, भगवान का नाम लें, कोशिश करें किसी का बुरा ना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अगर कोई महात्मा आके कह दे कि आपने रोज सुबह चींटी पर पैर रखना है या कीड़े पर पैर रखना है और आपको ये पद मिल जाएगा या ये चीज मिल जाएगी, तो मेरे को नहीं चाहिए। मैं किसी का बुरा सपने में भी नहीं छोड़। बिल्कुल। माता रानी यहाँ तक लेके आई है, आगे भी लेके जाएगी। और आपने अगर कुछ सीखना ही है तो हमसे सीखिए। कहाँ से हमने शुरुआत की और आज हम कहाँ तक आ गए, सबके आशीर्वाद से। बिल्कुल। सबका आशीर्वाद लेके चलें, अच्छी नीयत रखें, अच्छा मन रखें। कौशल जी, आपको भी माता रानी खुश रखे, स्वस्थ रखे। बिल्कुल। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे इस एपिसोड में आए, आपने समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। सो गाइज, आप आज हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझी, एकता मिशन के बारे में जाना, सर की इच्छाओं के बारे में जाना कि वो भाजपा के लिए किस तरीके से अपना तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उनका भाव क्या है, समाज के लिए क्या भाव रखते हैं, निस्वार्थ भाव से किस तरीके से वो काम कर रहे हैं एकता मिशन के माध्यम से, और एकता मिशन के आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हमने पवन जी से जानने की कोशिश करी है। तो आज का हम एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे एपिसोड को सुना। आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।